अच्छा ये बताओ शीतल कि कभी ऐसा लगा रग्बी खेलते हुए कि यार ये ना मैंने गलत पंगा ले लिया, ये नहीं खेलना चाहिए था, गलत कर दिया, पिक कर दिया ये वाला गेम, ऐसा कभी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बट ऐसा होता है कि जब आपकी इंजरी होती है, मेरी दोनों नी की इंजरी हो रखी है, सर्जरी हो रखी है, और ऐसा लगता नहीं है कि मैंने ये क्यों चुन लिया, क्योंकि आप उस मुकाम में पहुंच गए हो कि जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। हाउ डू यू टेक इट, इंजरीज एंड उससे होने वाला पेन? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऐसा फन है। पहले मुझे मैं कभी किसी के डॉक्टर के पास नहीं गई, जब गई तो मैं रेगुलर जा रही हूँ। इंडिया की जर्सी पहनने की फीलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो प्लीज। जब मेरा रिजेक्शन हुआ था तब भी मैं बहुत रोई थी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब भी मैं बहुत रोई। तब उस गम में रोई थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इस खुशी में रो रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर घर पे मेरे फैमिली, जब भी कोई गुड न्यूज़ होती है हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और उन्हें बता रही हूँ कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और फिर मैं खेलने जा रही हूँ। और वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने नेशनल एंथम सुना है और वो आंसू निकल रहे हैं, हम रो रहे हैं, वो जर्सी मिल रही है, वो जर्सी अभी तक संभाल के रखेगी, मैं उसकी फ्रेम कराऊंगी। ठीक है, मुझे बताओ कि लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स कुछ छूट गया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स ही मेरी पहचान है, तो मैंने खुद चीज़ें छोड़ी है स्पोर्ट्स के लिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दीप और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न, पहली बार साउंड्स ऑफ स्पोर्ट्स पे एक फीमेल एथलीट आए हैं। दूसरा रीज़न, वो एक सिर्फ एथलीट नहीं है, वो इंडिया की नेशनल टीम प्लेयर की कैप्टन रह चुके हैं और करंटली खेल भी रही हैं। और तीसरी स्पेशल बात, वो एक ऐसे स्पोर्ट्स से आते हैं जिसके बारे में आई एम श्योर लड़के भी खेलने से पहले 10 बार सोचते हैं और फिर नहीं खेलते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्वर्सेशन इंडिया की नेशनल रग्बी टीम की पूर्व कप्तान और करंट प्लेयर से, जिनका नाम है शीतल शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम शीतल, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, क्योंकि पहली बार एक फीमेल प्लेयर आया और ऊपर से नेशनल प्लेयर आया हमारे, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। ठीक है, तो शीतल शुरू से शुरू करते हैं। रग्बी आपकी जिंदगी में आया कैसे, कैसे शुरुआत हुई? रग्बी से पहले जैसे मैं स्कूल में थी, तो मैं स्कूल में फन के लिए वॉलीबॉल खेलती थी। ओके, नाइस। और ये था कि मुझे पढ़ना नहीं था और ये बाहर छुट्टियां मिलेंगी, खेलने को मिलेगा, तो मैं वॉलीबॉल जस्ट फॉर फन के लिए खेलती थी। और वॉलीबॉल खेलते खेलते जैसे आफ्टर स्कूलिंग मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कौन से डायरेक्शन पे जाना है। या तो मुझे पसंद था डांस करना, या तो मुझे पसंद था कि एक स्पोर्ट्स लाइन पे जाना है। तो डांस के लिए इतना पैसा था नहीं, क्योंकि फैमिली में सबका देखना पड़ता है, और स्पोर्ट्स में ये कि आप नॉर्मल एक गवर्नमेंट के अंडर भी रहते हो तो खर्चा कम रहता है। तो मैं नेहरू स्टेडियम गई थी और नेहरू स्टेडियम में जाके मैंने अपना एडमिशन वॉलीबॉल में करा लिया। और वहाँ पर मैंने 6 या 7 महीने एज अ प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेला है, पर मुझे वो वाइब नहीं मिली। वो टीम गेम था, पर उस टीम में मैं कभी सिलेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले जितने भी सीनियर्स थे और एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे वो सिलेक्ट होके चले जाते थे। और उसी के चलते जैसे मैं स्टेडियम से बस से ट्रैवल करती थी, तो बस स्टैंड में फ्रेंड्स भी बैठते थे, तो वो कहते थे कि कुछ नहीं रखा इसमें, इंडिविजुअल गेम खेलो। राइट। तो फिर मैंने स्वाइप कर लिया इंडिविजुअल गेम में। तो मैं एथलेटिक्स करती थी, 800 और 1500 मीटर मेरा इवेंट था। वेरी नाइस। और उस 6 महीने में मैंने वॉलीबॉल खेल के स्वाइप किया एथलेटिक्स में। वहाँ खेला, मैंने स्टेट खेला, स्टेट मेडलिस्ट रह चुकी हूँ मैं वेरी नाइस। 800 मीटर में, और नेशनल क्रॉस कंट्री और काफ़ी क्रॉस कंट्रीज खेली है मैंने, मैराथन खेली है। और उसके बाद फिर उसमें मुझे वाइब नहीं मिली, क्योंकि उसमें साल में एक टूर्नामेंट रहता था और जो अच्छे एथलीट है, अच्छे रनर्स है, वो खेलने जाते थे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो एथलेटिक्स करती थी मेरे साथ, वो नेचुरल रनर्स थी, वो कितने भी छुट्टियां करती थी वो बहुत अच्छा भागती थी, और साथ में वो रग्बी भी खेलती थी। रग्बी टच एक फॉर्मेट है, जैसे टैकल एक अलग है, टच एक अलग था, तो वो टच में खेलती थी, और टच के दौरान वो काफी स्टेट में खेलने जाते थे। वेरी नाइस। तो मुझे ये था कि मुझे भी बाहर जाना है, तो उनके थ्रू मैं रग्बी में आई। और रग्बी मैंने जैसे वहाँ पर एक क्लब है, दिल्ली हरिकेन्स क्लब, जी जी। वहाँ पर प्लेयर्स चाहिए थे, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें प्लेयर्स भी चाहिए थे और मुझे गेम स्वाइप भी करना था, और दोनों मर्ज हो गया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, और वहाँ से मैंने कंटिन्यू 2016 से रग्बी स्टार्ट किया। वाओ, सो दैट मींस डेस्टिनी आपको लास्ट में रग्बी पे लेके ही आई है। जी जी। गुड। एंड ये अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स अंदर कूट कूट के भरा था,
उसको बस एक डायरेक्शन चाहिए थी, वो आई थिंक मल्टीपल स्पोर्ट्स के थ्रू फाइनली यहाँ पे आई है। तो सिंस यू टॉक्ड अबाउट यू आर एथलीट 400 मीटर एंड 800 मीटर, 815 तो आपने 800 में नेशनल में आई मीन मेडलिस्ट आप कौन से स्टेट टीम में रहे हैं और क्या टाइमिंग आया था 800 में? मुझे याद 2:16-17 ऐसे टाइम होगा दैट्स प्रीटी क्विक। जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जब फर्स्ट टाइम आप रग्बी के ग्राउंड में गए या जब आपने सोचा कि ठीक है अब रग्बी ट्राई करते हैं, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन लुकिंग एट द रग्बी थिंग? जैसे मेरा डायरेक्ट टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो मैं जैसे हमारा एक नेहरू स्टेडियम है और वैसे ही नेहरू पार्क है, तो वहाँ जस्ट पार्क में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और एक हफ्ते बाद हमें टूर्नामेंट खेलना जाना था 15 साइड। तो रग्बी के 2 फॉर्मेट होते हैं, जी। 7 और 15। तो मेरा सिलेक्शन पहला 15 में हुआ था मेरे क्लब में। तो 7 दिन में मैंने ट्रेनिंग करी थी। उसमें ये था कि मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा था और इंडोरेंस भी अच्छा था, रनिंग भी अच्छी थी, स्पीड भी थी, स्ट्रेंथ भी थी। बस मेन ये था कि वो बॉल पकड़ना एक नया था मुझे, और बॉल काफी शेप की मैंने पहले भी पकड़ी है, पर वो ओवल शेप की अंडे जैसे दिखने वाली कि उसको कैसे कौन से डायरेक्शन में पकड़ना है, वो नया था। बट मेरी पोजीशन थी विंगर। तो विंगर में ये रहता है कि आपको सिर्फ बॉल पकड़ना है और भागना है। तो स्टार्टिंग मैंने विंगर पोजीशन से करी थी, और कि ये इजी रहता है कि लास्ट में आप पास 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 करके एक विंगर को पहुंचा रहे हो और वो आपकी फिनिशर होता है और वो ट्राई करने के लिए जाता है। तो वो इतनी डिफिकल्टी नहीं आई। उन 7 दिनों में मैंने ट्रेनिंग करी सिर्फ रिसीव करने की और भागने की, वो किया और मैंने टूर्नामेंट खेला। फिर उसके बाद मैं यूज्ड टू हुई, थोड़ा सा डिफिकल्टी आई क्योंकि जब मैंने अपनी पोजीशन स्वाइप करी कि विंगर से मुझे स्क्रम हाफ खेलना है, स्क्रम हाफ से सेंटर खेलना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी थी क्योंकि उसमें आपकी सिनेरियो अलग होते हैं, उसमें आपके ऑप्शंस अलग होते हैं, उसमें आपको पास देके फॉलो भी करना होता है और पैटर्न बनाना होता है, तो उसमें थोड़ा काम करना पड़ा। और आई थिंक शीतल, क्योंकि आप स्प्रिंटर थे तो लॉन्ग रनर थे, आई थिंक दैट हेल्प्ड यू टू एटलीस्ट स्टार्ट विद इट। जो जी। आपकी विंगर पोजीशन है जिसमें लेके सिर्फ भागना है and आपको औरों से तेज भागना है बेसिकली अपना स्पेस बनाते हुए, तो आई थिंक दैट हेल्प यू, राइट? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत हेल्प किया। परफेक्ट। तो मुझे ये बताओ कि जब आप एक के बाद एक गेम स्विच कर रहे हो एंड फाइनली आप एक ऐसे स्पोर्ट का नाम ले रहे हो जिसके बारे में अगर हम एज अ पेरेंट, मैं भी अपने बच्चों के बारे में सोचूं, मुझे लगेगा चोट लग जाएगी, भाई ये कौन सा गेम चुन रहे हो। तो व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया आपका रग्बी या फिर उनको लगा कि यार ये क्या ट्राई कर रहे हो? नहीं, जैसे मैं बताती नहीं थी गेम स्वाइप करने से कि मैंने ये कर दिया, जब तक मैं कुछ अचीव ना कर लूं। तो जैसे वॉलीबॉल से मैं एथलेटिक्स चली गई तब मैंने बताया नहीं, जब मैं फर्स्ट स्टेट खेलने गई थी तब मैंने बताया, उसके बाद मैंने काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में भी खेले तब मैंने बताया। वैसे ही रग्बी में भी मैं गई और जब मैंने खेल लिया और वो सिल्वर मेडल आ गया तब मैंने बताया कि मैंने तो गेम चेंज कर दिया। पर उन्हें यही नहीं पता कि इतना कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है और मतलब उसमें मार धाड़ लगेगी, वो भी मजे में लेके जा रहे हैं कि चलो गेम है, खेल रही है। फिर जब मेरी सर पे इंजरी हुई थी, मेरा सर फटा था, तब उन्हें लगा कि ये तो बहुत डेंजरस गेम है। तो मेरी मम्मी रोई थी और मुन्ने ने बोला कि ये क्या खेल रही हो, अच्छा खासा एथलेटिक्स करती थी, भागना ही तो था उसमें एटलीस्ट। हाँ, तब उन्हें समझाया कि कुछ नहीं होता, मेरा जिगरा है, मैं खेल सकती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। तो उन्होंने सपोर्ट किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप कितना भी समझा लो, एक पेरेंट के लिए ये आसान नहीं है अपने बच्चों को ऐसे स्पोर्ट में रहने देना जिसमें बला है, क्योंकि इंजरी बाकी स्पोर्ट्स में मैं मानता हूँ कि कंपैरेटिवली चांसेस है कि आप एक लंबा करियर छोटी मोटी इंजरी से निकाल सकते हो, बट रग्बी में तो आपको एक अच्छी वाली चोटें लगना आम है, इट्स वेरी रेगुलर। बिल्कुल, मतलब है, उन्हें डर रहता है, अभी भी रहता है स्टिल। मेरी मम्मी एक जैसे हमारे क्लब हैरिकेन्स में एक मैच देखने आई थी। अच्छा, तो वहाँ पर जब ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं कि आप स्क्रम बना रहे हो, टैकल कर रहे हो, तो लड़कियां आपस में गिरती हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरी बेटी दब गई, वो गिर गई। तो वो मेरी मम्मी वहाँ ग्राउंड पे बैठे बैठे रोई। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती शीतल इतनी चोट मैं नहीं दे सकती। मैं कहा अगली बार मत आना, आप टीवी में देखो। तो वो टीवी में देखते हो, कभी लाइव देखने नहीं आते। वाओ वाओ, सो आई न्यू इट, आई कैन फील इट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच एंड रियली प्राउड ऑफ यू बीइंग सो स्ट्रांग फॉर दिस स्पोर्ट। वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा ये बताओ शीतल कि कभी ऐसा लगा रग्बी खेलते हुए कि यार ये ना मैंने गलत पंगा ले लिया, ये नहीं खेलना चाहिए था, गलत कर दिया, पिक कर दिया ये वाला गेम, ऐसा कभी लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बट ऐसा होता है कि जब आपकी इंजरीज होती है, जैसे मेरी दोनों नी की इंजरी हो रखी है, सर्जरी हो रखी है, और ऐसा लगता नहीं है कि मैंने ये क्यों चुन लिया, क्योंकि आप उस मुकाम में पहुंच गए हो कि जहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं और बिकॉज ऑफ रग्बी, तो वो फीलिंग मुझे नहीं आई है। बट जैसे मैं जब रेस्ट में होती हूँ और रिहैब में होती हूँ तब मुझे लगता है कि शिट क्यों मुझे इंजरी होगी। सिर्फ इंजरी हो गई
पर एक गेम मैंने कि चुन लिया, ये मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आया। वेरी वेरी गुड, दैट्स शीतल फॉर दैट, वंडरफुल Thank गुड। एंड आई थिंक मैं ये बहुत सारे एथलीटों से मिलता हूँ, प्लेयर्स से मिलता हूँ, और अगर नहीं भी मिलो ना, ये बड़ा नेचुरल सा है यार। किसी से भी पूछोगे तो जो इंजरी के बाद रिहैब करके वापस आने वाला फेज होता है ना, ये आपको फिजिकली तो पीछे लेके जाता ही है, मेंटली बहुत तेज ज्यादा मुश्किल समय होता है, क्योंकि आप जिसको सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के रोज निकलने की आदत है, रोज, चाहे वो अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, बट आप उठ के तो जाते ही हो। एंड वट एवर यू डू फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो आपकी बॉडी की और आपकी ब्रेन की हैबिट बन जाती है। बट आपको अब घर बैठना है पूरे दिन, जिसको रिग्रेस वर्कआउट करने की आदत है उसे रेस्ट करना है, तो आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट ठीक है, रग्बी आपने चुना है और इसमें इंजरी होना इज वेरी वेरी नॉट। आम बात है। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ग्रोइंग अप, फाइल ग्रोइंग अप, क्या कोई और ड्रीम था अदर देन बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन? या ऑब्वियसली रग्बी तो आपने नहीं सोचा था, ये तो पता चल गया, बट कुछ ग्रोइंग अप आपका कोई ऐसा ड्रीम था कि मुझे ये बनना है बड़े होके? नहीं, मेरा ऐसे कभी फिक्स नहीं रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरा ये नेचर है कि मैं कुछ फिक्स चीज़ें नहीं कर सकती। मैं रग्बी 10 साल हो जाएँगे मुझे अभी 26 में, वो मैंने क्यों कर दिया वो मुझे भी नहीं पता, कि मैं 10 साल उस गेम में टिक गई, बट मैं कुछ चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो मेरा कोई ऐसा मेरा मेरा प्री डिसाइड नहीं था कि मुझे इस लाइन पे जाना है या ये करना है। बस मुझे स्पोर्ट्स और डांस स्टार्टिंग से पसंद था, वाह, तो ये था कि इन्हीं में कुछ करना है। बट क्या करना है ये डिसाइड नहीं था, ये सब डेस्टिनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्या आपकी फैमिली में कोई आपसे पहले स्पोर्ट्स खेले? आई मीन, कई बार होता है अगर फैमिली का कल्चर ही स्पोर्ट्स का है, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी अचीव कर दिया, दैट मोटिवेट्स यू टू डू समथिंग इन द स्पोर्ट, बट आपकी फैमिली में कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड है किसी के इसी लेवल पे? जैसे मेरे कजन्स खेलते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, वो भी इंडिया लेवल पे खेले हैं। अरे वाह, और मतलब स्टार्टिंग से मेरे पापा जैसे आर्मी फैमिली से हैं। हाँ जी। और है कुछ कजन खेलते हैं, बट जैसे मेरे खुद की फैमिली, मेरा भाई क्रिकेट खेलता था, उसे भी बचपन से शौक था कि क्रिकेट खेलना है, और उसने एकेडमी भी ज्वाइन किया था, बट आफ्टर पापा के एक्सपायर के बाद उसने वो सब छोड़ दिया। फिर मैं निकली एक उभरता सितारा, तो मैं ही हूँ हमारे घर में कि मैं स्पोर्ट्स लाइन पे हूँ। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, इट इज सो वंडरफुल टू जस्ट सी यू एंड नो कि आप कमाल हो यार, मजेदार, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं एक बेसिक लेवल क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि ऑडियंस को, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को रग्बी रग्बी के बारे में कुछ नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। इस पॉडकास्ट पे आने से पहले मैंने रग्बी को थोड़ा सा समझा है, उसके बारे में जाना है, तो मुझे पता है, बट एज अ लेमैन अगर कोई पहली बार रग्बी के बारे में कुछ सुन रहा है, आप थोड़ा सा, अगर आप 2 मिनट 3 मिनट में बताएं कि रग्बी क्या गेम है और कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, व्हाट इज द टारगेट, जैसे फुटबॉल में हमें पता है गोल करना है, रग्बी के बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए प्लीज। बहुत सिंपल है कि रग्बी पहले तो 2 फॉर्मेट में खेली जाती है। एक 15 अ साइड होती है और एक 7 अ साइड होती है। 15s में ऑन फील्ड आपके 15 प्लेयर होते हैं, अपोनेंट 15 और हमारी टीम के 15। ऐसे ही 7s में 7s होते हैं, अपोनेंट 7 और हम 7। पोजीशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। 15s में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं तो काफ़ी पोजीशन रहती है। 7s में लिमिटेड प्लेयर है तो उनके लिमिटेड पोजीशंस है। कुछ नहीं करना होता, सिंपल रूल है कि आपको बॉल बैकवर्ड पास देनी है। जो भी बॉल का डायरेक्शन होगा वो पीछे की तरफ होना चाहिए। आप सामने इधर उधर नहीं दे सकते, या तो आपके पैरेलल या तो आपके बैकवर्ड। ये सिंपल रूल है। और दूसरा रूल है कि आपको ये काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट है और काफ़ी मारधाड़ होती है, तो उसमें भी रूल है कि आपको बिलो द ये वेस्ट आपको टैकल मारना है। टॉर्सो से नीचे आपको टैकल मारना है। आप ऊपर जाते हो तो आपको येलो कार्ड, रेड कार्ड, क्योंकि ये हाई रिस्क टैकल है। तो दूसरा सिंपल चीज ये है। और उसके बाद टैकल मार के आपके ग्राउंड आपको यार्ड गेन करने होते हैं। आपने टैकल मारा, उसके बाद रग फॉर्म हुआ है, बॉल उठाई, पिक किया, पास दिया, ऐसे करते करते स्टेप टू स्टेप आप एक ट्राई लाइन होती है। जैसे फुटबॉल में गोल पोस्ट होता है, वैसे हमारी रग्बी में 5 मीटर के बाद एक ट्राई लाइन होती है। जो 70 मीटर का ग्राउंड होता है पूरा, वो एक पूरा ट्राई लाइन का है। आप कोई से भी कोने पे बॉल को सिर्फ टच करते हो, सिर्फ टच करना है। अगर वहां पर नोकन हुआ या गिरा बॉल या आपने ऐसे फेंक दिया तो वो अलाउ नहीं होगा। आपको बॉल को बहुत प्यार से गंगा जल जैसे देते हैं वैसे आपको वो टच करना है, और उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे उस लाइन पे कहीं भी अगर आप टच करते होंगे। उसके बाद एक ट्राई करने के बाद आपको एडवांटेज मिलता है किक करने का। उसके 2 पॉइंट होते हैं, तो जहां आपने टच किया है उसके 10 मीटर 15 मीटर आपको एक मार्क दिया जाता है। आप वहां से एक ड्रॉप किक करते हो उस पोल के बीचों बीच। वो जो 2 बड़े से पोल लगे होते हैं, जी, एच होता है। जैसे फुटबॉल में आपका गोल पोस्ट होता है, ऐसे हमारे रग्बी में एच होता है। उसके बीच में आपको उस एच में पार करनी होती है उस बॉल को। तो टोटल
आपको एक ट्राई के 7 स्कोर मिलते हैं। ओके 5 + 2 ऑफ किकिंग। यस, 7 स्कोर होता है। बस सिंपल गेम है। बस आपको एक टैकल नॉर्मल मारना होता है, आपको टोर्सो से नीचे, ठीक। बैकवर्ड पास है और टैकल टू टैकल आपको यार्ड गेन करके ट्राई करनी है, बस सिंपल। और इतने सिंपल गेम में आप लोग ऐसे झुंड की तरह एक दूसरे से टकराते हो। वो सब हमारे फेजेस होते हैं। जैसे अगर बॉल ग्राउंड के बाहर गया तो लाइन आउट होते हैं, जैसे फुटबॉल में जैसे में भी होता है। जी, जैसे फुटबॉल में थ्रो करते हैं वैसे ही सेम हम 3 मैन होते हैं, उसको लिफ्ट करके एक टावर बनाते हैं। तो 2 मैन एक मैन को लिफ्ट करेंगे करके दोनों अपोनेंट के भी और हमारे भी लिफ्ट करके टावर बनाएंगे और हमारा ही पोजीशन जो स्क्रम ऑफ होता है जी वो थ्रो करता है जब बॉल बाहर जाती है तब। और बीचों बीच जैसे बॉल फॉरवर्ड हो गया, नॉक ऑन हो गया तो स्क्रम होता है। तो हमारे 3 प्लेयर और अपोनेंट के 3 प्लेयर एक गुफा जैसे बनाते हैं, वो स्क्रम बनाएंगे और हमारा ही प्लेयर या उनका जो स्क्रम ऑफ पोजीशन होता है वो बॉल को फीड करेगा, बॉल को ड्रैग करेगा, जो जीत जाएगा वो खेलेगा कंटिन्यू। तो लाइन आउट और स्क्रम ऑफ हमें फेयर एक चांस देता है, दोनों टीम को मौका देता है कि आप अपनी गलती को सुधारो। ये 2 मौके हैं, बाकी पेनल्टीज वगैरह अलग अलग होती है, वो समझने फाउल्स और पेनल्टीज अलग है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे भी पहली बार थोड़ा सा पता चला है कि कैसा होता है एंड आई विश कि मैं किसी दिन आके आपका मैच देखूं तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। परफेक्ट, ठीक है। मुझे बताओ कि रग्बी में ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मेंटल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये एक मैंडेटरी कॉम्बिनेशन है और उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? रग्बी में आपको पावर, स्ट्रेंथ, दिमाग और एक दिल जिगरा चाहिए। वो तीनों एक ही टाइम पे होना चाहिए। राइट। तभी ऐसे सिचुएशंस होती है जब आपको मूव्स करने हैं और ऐसे सिचुएशन होते हैं उस मूव में आपको स्ट्रेंथ यूज करनी है और जिगरा ये है कि मारना है आगे वाले बंदे को। तो तीनों एक ही टाइम पे होना चाहिए, तब इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है और तभी आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनते हैं। क्योंकि अगर आप कमजोर हुए या आप ऐसे फील करोगे यार उसे लग जाएगी तो आप ये गेम नहीं खेल सकते। राइट। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। परफेक्ट। तो इस पे एक फॉलो क्वेश्चन जिसका आंसर आपके आंसर में छुपा हुआ था, किन लड़कियों को ये वाले स्पोर्ट्स को बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए? जो बहुत कमजोर दिल की होते, जो सच में नोट होती है वो। वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, गुड आंसर। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने रग्बी शुरू करा, जैसे मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स में सुनता हूँ, जैसे मेरे पॉडकास्ट में पिछली बार एक हाई जंपर आए थे जिन्होंने बोला कि वो एक नेशनल लेवल मेडलिस्ट रह चुके हैं और काफ़ी कुछ अचीव करा हुआ है, बट उन्होंने बोला कि शुरुआती दौर में फैसिलिटीज़ की बड़ी कमी थी उनके पास। मतलब स्टेट लेवल पे भी उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कह लो या जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की होती है उसकी तरफ से फैसिलिटीज़ की कमी रही है। क्या आपको रग्बी की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लगा है कि फैसिलिटीज़ कम है या फिर नहीं मिली चीज़ें? स्टार्टिंग में नहीं मिली, अभी सब कुछ ठीक है, क्या एक्सपीरियंस रहा इसका? एक्सपीरियंस अच्छा है और अप एंड डाउन हर सिचुएशंस में और हर गेम में होती है। तो हमारे गेम में भी है कि इतनी हमें फैसिलिटीज नहीं मिली है, बट जब मिल रही है तो लोग पहचान रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छा है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं साल के 2 टूर्नामेंट खेलती थी। अगर मैं अब की बात करूँ तो अब हर स्टेट अपना प्राइवेट टूर्नामेंट रख रहा है ताकि वो एक दूसरे को इंगेज कर पाए, एक दूसरे को एक्सपोजर दे सके। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग 2 टूर्नामेंट और अभी साल के 4 से 5 टूर्नामेंट। वेरी गुड। सिर्फ ये स्टेट है, उसको इंटरनेशनल मिलाकर 2 इंटरनेशनल हो गए, 2 अच्छे लेवल पे हो गए, तो 10 टूर्नामेंट आराम से हो जाते हैं। तो 10 टूर्नामेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो खुद का पैसा लगाना पड़ता है। कोई टूर्नामेंट हमें खुद के पैसे से जाना पड़ता है, खुद से जाना पड़ता है। क्लब के पास जब फंड था तो वो क्लब हमें हर एक चीज की फैसिलिटीज देता था। स्टेट टीम इतना हमें सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि स्टेट को रग्बी मालूम है या नहीं मालूम है हमें पता नहीं है। स्टेट टीम है हमारी पर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। तो जैसे अदर स्टेट में काफी सपोर्ट है, उन्हें पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे दिल्ली में और काफी ऐसे कोलकाता है, काफी ऐसे स्टेट है जहाँ पर पैसा नहीं है। तो वो थोड़ी कमी है क्योंकि मे बी ये इस तरीके से टेलीकास्ट नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे और या और उस लेवल पे एडवर्टाइज भी नहीं होता है जी। राइट। तो अब आपको पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में, क्या आपको ये फील आने लगा कि अब थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ रही है? जी। और
क्या ये समवेयर सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ यार लगे रहना है, क्योंकि अब तो जाके थोड़ा-सा एक कहते हैं ना फूल खिलने लगा, आप लोग थोड़ा जानने लगे, बात करने लगे इसके बारे में। मैं भी जब इंस्टाग्राम पे प्लेयर्स को ढूँढ रहा था तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिले, रग्बी दिखा, ऊपर से रग्बी के नेशनल प्लेयर मिले, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो अब आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी-सी आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, हाँ जी, और आई थिंक ओवर द टाइम फिर फैसिलिटीज़ भी आनी शुरू हो जाएँगी, बिकॉज़ सारा इसी चीज़ का गेम है, राइट? हाँ जी। कितने आप विजिबल हो मार्केट में, एंड समवेयर घूमता तो सब कुछ एडवर्टाइजमेंट के अराउंड ही है, तो स्पॉन्सरशिप के अराउंड ही है, तो वो तभी होता है जब थोड़ी-सी विजिबिलिटी बढ़ जाए। जी, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताओ कि क्या कभी शीतल बिना गियर्स के, बिना एक्सेसरीज़ के खेली है गेम? हाँ, जैसे स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि हेड गार्ड क्या होता है, माउथ गार्ड क्या होता है। एक स्टड सी था, वो भी बाद में ही आया था। तो खेली हूँ मैं उसके बिना, और फिर जब बाद में पता चला कि आप जैसे शोल्डर पैड भी यूज़ होते हैं, पर वो कोई कंपल्सरी नहीं है, वो आपके इंजरी के ऊपर या आप प्रोटेक्शन के तौर पे लगा सकते हो। बट मैं उनके बिना खेली हूँ, बाकी ऐसे हमारे रग्बी में हम सिर्फ लोअर मतलब शॉर्ट टी-शर्ट में आराम से खेल सकते हैं। सिर्फ एक स्टड चाहिए, परफेक्ट। उसके साथ हम खेल सकते तो हैं। शीतल एक चीज़ और मुझे बताओ, सिंस यू टॉक्ड अबाउट दीज़ थिंग्स, कितना समय क्या रग्बी प्लेयर को जिम में बाकी स्पोर्ट्स प्लेयर के अलावा ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा समय बिताना पड़ता है जिम में? और अगर मैं आपके पूरी रग्बी की ट्रेनिंग के 1 दिन के शेड्यूल को, अगर हम ओवरऑल आपके गेम को अगर हम डिवाइड करें, कितना परसेंट जिम का रोल रहता है और कितना परसेंट ग्राउंड ट्रेनिंग का रोल रहता है? अगर मैं मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ जिम से, तो 3 से 4 घंटे मुझे जिम चाहिए। क्योंकि फर्स्ट है कि आपको पहले आपकी बेसिक रिहैब एक्सरसाइज करनी होती है, फिर आपको मोबिलिटी करनी होती है, फिर आप स्ट्रेंथ में जाते हो, फिर आप एक्सप्लोसिव में जाते हो, फिर आप स्पेसिफिक चीज़ों पे जाते हो। अगर मुझे पता है कि मेरा काम थ्रो करने का है, तो मुझे अपर बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। मेरा काम भगने का ज़्यादा, तो मुझे लोअर पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स में जाना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं ग्राउंड पे हूँ, तो वार्म अप में मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट चाहिए। क्या बात! क्योंकि मुझे एक-एक बॉडी को वार्म करना पड़ता है, क्योंकि एक-एक बॉडी पार्ट। रग्बी ऐसा गेम है कि आपको डोज़ लेकर, स्टेप लेकर, गिर रहे हो, उठ रहे हो, तो कौन-सा पार्ट कब इंजर्ड हो जाए कुछ पता और नहीं। डायनामिक मूवमेंट्स की, आई अंडरस्टैंड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ होती है, क्योंकि आपको कोई पुश भी करने वाला है, कोई आपको ब्लॉक भी करने वाला है। जी, तो आई नो कि लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ तो आई थिंक चाहे आपका अपर बॉडी का काम है तो भी चाहिए जी। क्योंकि बहुत सारी पुशिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस थ्रू योर लोअर बॉडी। मतलब ये है कि मुझे अपनी फिंगर्स को भी स्ट्रेंथनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि मुझे अगर हैंड ऑफ मारना है, रिस्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फोरआर्म स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो वो बेसिक बारीकी से काम करना पड़ता है। तो लग जाता है 3-4 घंटे जिम में, 2-4 घंटे ग्राउंड पे, ऐसा। वेरी, दैट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये बात शायद किसी स्पोर्ट्स में मुझे सुनने को नहीं मिलेगी कि हमें फिंगर्स की भी स्ट्रेंथनिंग पे काम, अब रग्बी में ऐसा होता है कि कभी-कभी हैंड ऑफ मारना है हमें। है ना? तो ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब ये सब बताओ, इन सब के आई एम श्योर आपने अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट करी है, दो आपको भी हर स्पोर्ट्स पर्सन की तरह लगभग स्कूल उतना आई थिंक पसंद नहीं था, बट हाउ डू यू मैनेज, और कैसे मैनेज किया? अब तो आई थिंक यू आर डन विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट आपने ट्रेनिंग, स्कूल और ट्रैवल, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट खेलो तो डेली ट्रैवल है, जैसे आप बताते हैं आप जवाहरलाल नेहरू जाते रहते थे, और नेहरू स्टेडियम भी मैंने, नेहरू जो पार्क है वो भी मैंने देखा, बहुत ही अमेजिंग स्पेस है फॉर दैट लीड्स टू डू देयर थिंग्स। तो ये सारी तीनों चीज़ें आप कैसे मैनेज करते थे, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड ट्रैवल? सर स्पोर्ट्स तो मैंने आफ्टर स्कूल ही स्टार्ट किया है। स्कूल में मतलब खेलती थी, पर वो सीरियस लेवल नहीं था इतना। तो स्कूल के बाद जैसे मैंने खुद को ऑप्शन दिया कि मैं ओपन से कॉलेज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने ओपन से कॉलेज किया, ग्रेजुएशन मेरी ओपन से थी, एसओएल से, और उसके दौरान मैं मल्टीमीडिया का कोर्स करती थी और स्टेडियम में मतलब रनिंग करने के लिए जाती थी। तो मुझे रात, जैसे मैं कोर्स किया, सुबह ट्रेनिंग करती थी, फिर कोर्स पे जाती थी, फिर शाम को ट्रेनिंग करती थी, और फिर बस का कम से कम 1 से 1.5 घंटा वेट भी करती थी, फिर ट्रैवल भी करती थी, फिर घर आके खुद के लिए बनाती भी थी। तो मतलब 9 से 10 बजे तक पूरा पैक रहता था, और ट्रैवल बस से इसलिए हुई, पैसा बचेगा तो मैं अपने ऊपर लगा लूँगी, और उस चक्कर में मेरे को कभी कंडक्टर ने उतार भी दिया है, कभी कुछ। तो वो स्ट्रगल रहा है कि आप मतलब 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हो, उस 2-3 घंटे की ट्रेनिंग के लिए बस में बैठ के, कभी धक्के लग रहे हैं, कभी सीट नहीं मिल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। बट मैनेज हो जाता है जब आपकी कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है। मैं सुबह निकल जाती थी, मेरे घर को मतलब मेरे घर वालों को पता ही नहीं चलता था कि मैं निकल गई। चाहे वो 4 बज रहे हो, चाहे वो 3, चाहे 2, या सुबह के 6 या 5, कभी उन्हें पता नहीं चला कि मैं निकल गई। मैं बहुत शांत तरीके से निकलती थी, और कभी बताती भी नहीं थी कि मैं चली गई। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कमिटमेंट क्या है, मुझे करना था, मेरी फैमिली को नहीं। और मैं
मतलब ऐसा एक पर्सन हूँ कि मैं किसी को ऐसे कष्ट नहीं दे सकती, ऐसे तकलीफ नहीं दे सकती कि मेरी वजह से परेशान हो। हर्ट हो रहा है मेरी, जैसे मम्मी को जल्दी उठ के कुछ बनाना पड़े जी, तो यू बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम एक रूम में भी, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास 2 ही कमरे थे, हम वहाँ पर भी सोते थे सारे बहन-भाई, तब भी उन्हें पता नहीं चलता था कि मैं निकल गई। अब तो फिर भी अकेले रहती हूँ तो वैसे ही नहीं पता चलता। तो ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से था कि कोई है तो उसे तकलीफ ना दूँ। वेरी गुड शीतल, वंडरफुल। ठीक है, गुड। मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि पर्सनल लेवल पे आपको किस तरह के आपको ये सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं सोशल लाइफ पे, स्टडीज पे, स्कूल पे? आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़े हैं ओवर द इयर्स? या सोशल लाइफ की बात करते हैं, आप कह रहे हो स्कूल के बाद ही आपने स्पोर्ट्स शुरू करा तो उसको नहीं रखते, बट आपको कुछ सैक्रिफाइसेस आपको लगता है सोशल लेवल पे करने पड़ते हैं, जो लोग आम लोग कर पाते आप नहीं करते हो? तो उनके बारे में थोड़ा बताओ। सोशल लाइफ मतलब कैसे, मैं समझी नहीं। व्हाट आई मीन टू से कि शाम को फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, क्लबिंग करना, या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत रहना, या फिर फोन पे बहुत रहना, अच्छा इस तरह का। नहीं, जैसे टाइम होता है, अगर मुझे पता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स को टाइम देना है तो मैं मॉर्निंग वर्कआउट कर लेती हूँ। मुझे पता है कि मुझे मॉर्निंग देना है तो मैं इवनिंग वर्कआउट कर लेती हूँ। पर वर्कआउट रुकता नहीं है। कुछ ना मिले तो 20 मिनट घर पे हाथ पैर हिला लो, क्या? बट करना है, ऐसा सीन रहता है। ठीक है। और ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैनेज खुद को करना है, खुद का टाइमिंग है। अगर हमारे पास 12 घंटे हैं तो हमें पता है कि वो टाइम मुझे 2 घंटे कहाँ देने, 3 घंटे कहाँ देने, 1 घंटे कहाँ देने। और जैसे स्कूल तो मेरा बाद पहले हो गया था। कॉलेज उसके बाद जैसे मैंने बीपीएड करी है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर करी है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, वो सिर्फ रग्बी की वजह से है। तो रग्बी खेलने को मिल रहा है तो स्टडी भी हो रही है। तो अगर मुझे जहाँ खेलने को मिलेगा वहाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये वाला सीन है। क्या बात है, वेरी नाइस, वंडरफुल। ठीक है शीतल, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि रग्बी के बिकॉज इंडिया क्रिकेट पे बेस्ड है, अगर हम मोटा मोटा देखें तो जब भी स्पोर्ट्स की बात करो लोगों को क्रिकेट ही ध्यान आता है, क्या आपको कभी फील होता है कि क्रिकेट के कंपैरिजन में रग्बी लगभग इनविजिबल है? इसके बारे में कभी सोचा है? मतलब मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं करूंगी कि कंपेयर की वजह से हमारा स्पोर्ट्स कम है। क्रिकेट अच्छा कर रहा है। अब जब वुमेन ने वर्ल्ड कप जीता था तो बहुत खुशी हुई थी। हमारे भी गूज बम खड़े हुए थे, हम भी बम पटाखे फोड़ रहे थे, पूरे मैचेस देखे हैं और उन क्रिकेटर्स को भी फॉलो करते हैं। बट ये है कि जैसे इंडिया में क्रिकेट फेमस है तो हम भी चाहते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स भी फेमस हो। तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ मैं कह सकती हूँ कि है, बुरा नहीं लगता, बट जैसे लोगों को मतलब लोग अवेयर ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं। क्योंकि लोग सिर्फ एक ही गेम देखना चाहते हैं, उनको मजा ही उसमें आता है। बट जब मुझे लगता है कि जब लोग हमारे गेम को देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है और वो फॉलो भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आरपीएल हुआ था, जी। रग्बी प्रीमियर लीग इस साल फर्स्ट टाइम हुआ था। तो ऐसा मतलब वो नहीं सोचा नहीं था कि स्टेडियम पूरा भरेगा अरे वाह। और स्टेडियम में सारे लोग देखने आएंगे, सेलिब्रिटी से लेकर एक घर के कोने कोने तक बच्चे, स्कूल बच्चे, पेरेंट्स, उनके साथ उनके फ्रेंड्स, फैमिली सब देखने आ रहे हो। पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है और स्टार्टिंग के फर्स्ट डे और एंड डे तो फुल टिकट हमारी, क्या बात। मतलब ब्लॉकबस्टर था, ऐसा था। तो वो सब देखने में अच्छा लगा कि लोग पहचान रहे हैं, आगे बन रहा है गेम, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल। अब हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल में भी है कि रग्बी इंडिया गर्ल्स इस मुकाम तक पहुंची है, ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो उन्हें पता है कि हम हाइट और साइज में छोटे हैं पर वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि ये क्रेजी है, ये मतलब पागल है इस गेम के लिए। और शायद हमारा ही टीम है और हमारा ही इंडिया है जो उस गेम के लिए सीरियस है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर देखे हैं वो फन के लिए आते हैं, पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज? हाँ, कंट्री लेवल पे भी। ठीक, तो ऐसे फन के लिए आ रहे हैं, वहाँ मस्ती चल रही है, हार गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक शायद ये कल्चर है या जो भी है। पर हम हर एक मैच के बाद सीरियस रहते हैं क्योंकि हमारा ये कल्चर है कि हम हर चीज को दिल से करते हैं। जान लगा देता है। जी। तो ठीक है, दो बातें मैं बोलता हूँ शीतल, आई होप कि जितना मैं कोशिश कर सकूंगा मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाए इसमें। और दूसरा प्रॉमिस ये है कि जब भी अगली बार रग्बी प्रीमियर लीग होगा, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मैं टिकट खरीद पाया, बिकॉज यू गेट, आप टिकट निकालो, मैं आपको इनवाइट करूंगी। प्लीज मुझे इनवाइट करना, मैं जरूर आऊंगा, मैं भी फुल फैमिली आऊंगा और हम लोग आपको फुल सपोर्ट करेंगे और मैं सबसे ज्यादा चिल्लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। और आप सुन पाओगे मुझे भीड़ में भी, ये मेरे प्रॉमिस है, दैट आई विल डू बहुत बड़ी बात। फ्रॉम माय साइड 100%। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या फर्स्ट रिएक्शन होता है लोगों का जब तुम उन्हें बताती हो कि मैं ना इंडियन रग्बी प्लेयर हूँ? क्या रिएक्शन होता है नॉर्मल लोगों का? स्टार्टिंग में तो कहना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि रग्बी क्या है, क्या और उन्हें पता हो कि रग्बी ये क्या होता है, ये कैसे खेलते हैं। फिर उन्हें पता वो अंडे जैसी बॉल होती है ना, ओवल शेप की, नमस्ते लंदन देखी है,
तो 2-4 मूवी के नाम बताने पड़ते हैं, तब जाते हैं, तब भी कुछ है, फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे बोलते हैं, नहीं भैया रग्बी। तो ये बताना पड़ता है, वो थोड़ा-सा था। अब जैसे फिज़िक ऐसी है कि आप देखोगे कि स्पोर्ट्स पर्सन लगते हैं। बॉडी लैंग्वेज दिखता हाँ, है, तो अब जरूरत नहीं है। डैड आके बोलते हैं, "स्पोर्ट्स खेलते हो?" हाँ, हाँ, खेलते हैं। क्या गेम? रग्बी। अच्छा, वो फिर राहुल बोस का नाम याद आता है कि वो राहुल बोस जो करवा रहे हैं वो। तो अब अवेयरनेस इतनी है कि लोग पहचान रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस सर। मेरे को ना, मैं आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि मेरे को कैसा फील हो रहा है ये बातें सुन के। और जब आप बोलते हो ना कि हम अगर सड़क पे नॉर्मल चल भी रहे हैं या कहीं बैठे, तो लोग हमारी बॉडी को देख के पहचान जाते हैं कि डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स। ये मेरे साथ भी होता है, और मैं थोड़ा सा बेशर्म भी हूँ। मैं चलते हुए आइडली लड़कियों से बात करने में, यू शुड हेजिटेट लिटिल, बट समवेयर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे में, आई थिंक। क्योंकि मेरी बेटी भी क्रिकेट खेलती है और मैं बहुत रहता हूँ प्लेयर्स के साथ, और फीमेल प्लेयर को भी बहुत क्लोज है। मुझे सड़क पे भी कोई दिख जाता है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, डू यू प्ले स्पोर्ट, विच स्पोर्ट डू यू प्ले। तो अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने दिल्ली पुलिस की लड़की से पूछ लिया, तो थैंकफुली उसने मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स करा, बट इट वॉज अ रिस्क। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, अब मुझे एक बताओ, ये एक प्लेयर का बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन होता है कि इंजरी जो है, आपको बॉडी इंजरी हो गई, बॉडी पेन हो गई, ये सब चीज़ें आपको मेंटली कैसे इफेक्ट करती है। बट मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी स्ट्रांग हो, बट नॉर्मली हर कोई इतने स्पोर्टिंग इन चीज़ों को नहीं ले पाता, एंड दिस इज अ फैक्ट। हाउ डू यू टेक इट, इंजरीज एंड उससे होने वाला पेन। आप बोल रहे दोनों नीज में सर्जरी हुई है, बहुत पेन। मैंने एसीएल वाले प्लेयर देखे हैं जिनको एसीएल हो जाता है ना, तो ऐसा एसीएल का मतलब बंदों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए होता है कि एंड ऑफ योर स्पोर्ट्स, राइट। तो आप अपने इसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऐसा फन है। पहले मुझे डॉक्टर, मैं कभी किसी की डॉक्टर के पास नहीं गई। जब गई तो मैं रेगुलर जा रही हूँ। तो मेरे को भी ड्रीम में, लोगों का ड्रीम होता है डॉक्टर से अलग, मतलब उनके पास ना जाना। मेरा ड्रीम था मुझे उनके पास जाना है। कुछ कि जाओ, मुझे लोग पूछे, पर कोई नहीं आया था पूछने। तो पहली सर्जरी में ये था, मैं खुश थी कि अरे यार मेरी सब्जी थी, और हाँ मतलब सर्जरी हो गई, और मतलब लोग मुझे देखने आ गए, मेरे पेरेंट्स देखने आ गए, पर फैमिली के अलावा कुछ देख रहे नहीं। सब कुछ गया है। तो फन फन में पता नहीं चला। और जब मुझे लगी थी तो मेरा माइंडसेट क्लियर था कि कोई बात नहीं, ये गेम है, ये पार्ट है, हार जीत जैसे ही है कि इंजरी हो जाती है, हो जाती करेंगे, वापस आएंगे। है। वापस आऊंगी उसी गेम में, उसी टूर्नामेंट में वापस भी आई, खेला भी सेम इंडिया खेला, उसके बाद फिर नेशनल भी खेले, स्टेट भी खेले, फिर इंजरी हुआ। अभी भी यही है कि जो टूर्नामेंट होगा उसमें कमबैक करना है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस आता रहता है, आप मेंटली चीजें उसे मतलब ओवरकम करते हो, और उसके बाद आप अवेयर हो हर एक चीज के लिए। आप पढ़ पाते हो कि जैसे मुझे पता नहीं था कि पहले एसीएल क्या है, अब मुझे पता है, उसकी स्टडी कर रही हूँ, सब कुछ जान रही हूँ, उस सर्कल में रह रही हूँ जहाँ पर काफी इंजरीज हुई हैं, तो वो रिकवर किया है। ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताओ कि रग्बी प्लेयरों की, स्पेशली विमेन रग्बी प्लेयरों की ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसके बारे में लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं। मतलब इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट रग्बी विमेन प्लेयर्स। इनर स्ट्रेंथ, जो अंदर की आत्मशक्ति है ना, वो जो लड़की नहीं, मतलब ओवरऑल हमारे कंट्री में जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल खड़ी हो जाऊं, मैं दिखने में छोटी हूँ, बहुत बच्ची सी दिखूंगी, बट जब उन्हें पता है रग्बी खेलते तो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, रग्बी ये। मैंने कहा हाँ। फिर पहला क्वेश्चन आएगा, आप तो बहुत छोटे हो, पर उन्हें नहीं पता हम नाग है, 10 लेते हैं। लाइक तो ये वाला है कि ऐसे जैसे, दिस इज दैट। हाँ, तो ये है कि लोग हमारी अंदरूनी आत्मा को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट हम क्या है उन्हें नहीं पता। क्या बात है, वंडरफुल, ये है मजेदार बात। मतलब मेरे को जोश आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत आसपास के लोगों को मोटिवेट कर लेता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई दिला किससे मैं मोटिवेट हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द वे यू आर, वंडरफुल, थैंक यू। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। आपने बेशक थोड़ा सा पीछे इसके बारे में बात करी, बट आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन का जो सफर होता है, स्टार्ट जैसे आपने एथलेटिक्स के बाद आप रग्बी में गए, तो जो वो 7 डेज का पीरियड था, वहां से इंडिया टीम तक पहुंचने का कैसा सफर रहा, कैसे शुरू हुआ ये? तो वैसे मैंने 7 दिन कैंप किया, फिर मैं अपने क्लब में आई। क्लब में मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो क्लब ऐसा होता है कि आपके हर स्टेट में क्लब्स होते हैं, वहाँ आप ट्रेनिंग करते हो। कोई प्राइवेट क्लब होता है, कोई एनजीओज होते हैं, कोई गवर्नमेंट से टच होता है। तो वहाँ पर एक, जैसे मेरे स्टेट में दिल्ली में है, वहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, अलग स्टेट में अलग जगह पे होगा तो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर टूर्नामेंट्स होते हैं, स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करना, स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं। वहाँ पर नेशनल कमिटीज आती है, सिलेक्शन कमिटीज नेशनल खेलने पे,
वहाँ से जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उनकी जर्सी नंबर नोट हो जाती है और वो सिलेक्ट हो जाता है। तो हर स्टेट और हर नेशनल खेलने के बाद सिलेक्शंस आते हैं और वो बुलाते हैं फ़ोन करके। तो फर्स्ट टाइम फ़ोन करके बुलाया था और उसके बाद जैसे मैं 2018 में इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई थी 15 साइड में, पर मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके। तो जैसे 26 प्लेयर 26 प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं, तो 27-28 नंबर में मैं थी। तो मुझे रीज़न दिया था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस बढ़ा के आओ, और वो फेयर इनफ था क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था। 16 पे एंड पे मैंने स्टार्ट किया, 1 साल पे मैं इंडिया कैंप पे आ गई, वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरी। फिर उसके बाद 19 में मेरा दोबारा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। तब डायरेक्ट फ़ोन नहीं आया था, आपकी जर्सी नंबर पिक करी थी और वहीं बता दिया था कि आप सेलेक्ट हो गए हो। वहीं नेशनल खेल के मैं डायरेक्ट कैंप में गई थी और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फर्स्ट टाइम मेरा 2019 में सिलेक्शन हुआ और अभी तक मैं इंडिया टीम का पार्ट हूँ। और काफ़ी अच्छा मोमेंट था कि एक रिजेक्शन के बाद आप उसको मतलब दिल पे लेके गए हो और आपने मेहनत करी है और दिख रहा है वो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। अर्न फील होता है कि ये कमाया है मैंने, जी। ये मेहनत करके कमाया। जी ठीक है, अब एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो शायद हम पता नहीं कभी फील कर सकते नहीं कर सकते, इंडिया की जर्सी पहनने की फीलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो प्लीज। हाउ डज इट फील टू वेयर इंडिया जर्सी? जब मेरा रिजेक्शन हुआ था तब भी मैं बहुत रोई थी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब भी मैं बहुत रोई। तब उस गम में रोई थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इस खुशी में रो रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ कोच ने अनाउंस किया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ये पोजीशन है, और मैं बहुत खुश, मैं रो रही हूँ। मैं उन सब प्लेयर्स को थैंक्स बोल रही हूँ जो लास्ट कैंप में थे कि थैंक यू, आप लोगों की वजह से ये हो पाया है। और फिर घर पे मेरे फैमिली, जब भी कोई गुड न्यूज़ होती है हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और उन्हें बता रही हूँ कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और फिर मैं खेलने जा रही हूँ। और वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने नेशनल एंथम सुना है और वो आंसू निकल रहे हैं, हम रो रहे हैं, वो जर्सी मिल रही है, वो जर्सी अभी तक संभाल के रखेगी, मैं उसकी फ्रेम कराऊंगी। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप एक इंडिया के लिए खेल रहे हो और राष्ट्रीय गान आपका अलग कंट्री में बज रहा है और स्टार्टिंग ही राष्ट्रीय गान से हुई है, उसके बाद आप मैच खेल रहे हो, तो बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट था। और फ्लाइट में पहली बार ही बैठी थी और मतलब मेरा ये ड्रीम था कि अगर मैं फ्लाइट में बैठ रही हूँ तो मैं जब इंडिया खेलूंगी तभी बैठूंगी। ऑप्शन बहुत मिले पर मैंने डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं ट्रेन में सफर करूंगी, इंडिया बैठते ही मैं पहली बार फ्लाइट में बैठूंगी। क्या बात, ये ऐसे ऐसे छोटे सो छोटे प्राउड ऑफ यू यार, सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे बताओ कि इंडिया के लिए खेलते ही क्या कुछ फाइनेंशियली चीजें बदली लाइफ में, या वो सब कुछ वैसे, या कुछ खास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ? तो इंडिया टीम में खेलना, नेशनल टीम में सेलेक्ट होने से आपके फाइनेंसेस पे कुछ फर्क पड़ा? आई मीन डिड यू गेट सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द स्टेट? ये है कि जैसे स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा प्रॉब्लम था पैसों का, मम्मी दे देती थी 1000-2000 रुपए में काम चल जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे रग्बी में पैसा आया, हमारे कैंप के पैसे मिलने लगे। इनफ नहीं है बट इतना है कि आप खुद का जेब खर्चा निकाल सकते हो। ट्राई कर सकते हो। जी, आपको घर पे हाथ पैर में मतलब फैलाने की जरूरत नहीं कि हमें पैसा दे दो, आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो। तो हमें कैंप के पैसे मिलने लगे और उसके बाद जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, किसी किसी टूर्नामेंट में स्कॉलरशिप मिल जाती है, अदरवाइज हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है ऐसा गवर्नमेंट के तौर पे। और फिर उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स कोटे में जॉब निकली हमारी गवर्नमेंट रग्बी से, तो हम सब रग्बी में जॉब कर रहे हैं। तो मैं इनकम टैक्स में जॉब करती हूँ बिकॉज ऑफ रग्बी। उसके मैंने फॉर्म भरे थे और मेरे सर्टिफिकेट बेस पे मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं 1.5 साल से इस जॉब में हूँ। और वहाँ का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और हम आपको खेलने की परमिशन दे रहे हैं। और जैसे मैं 1.5 साल हो गए, 2-4 बार ही गई हूँ। और जैसे कैंप्स होते हैं हमारे साल में इतने, तो हम कैंप के लेटर देते हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं एक इंडिया के साथ साथ अपने डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारा एक पेज है, हम वहाँ अपने फोटोज दे रहे हैं, उसमें हम बायो लिख रहे हैं कि हमने ये टूर्नामेंट खेला है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस सर्टिफिकेट से हमें प्रमोशंस भी मिलते हैं, इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये सब रग्बी की वजह से ही है। गवर्नमेंट का मैं नहीं कहूँगी कि इतना सपोर्ट है, जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं कि हमें 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, स्कॉलरशिप दे दी, वो नहीं है। बट छोटा मोटा सपोर्ट है, जैसे जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, टूर्नामेंट्स खेलना, पैसे अर्न करना, ये इतना सपोर्ट है बट इनफ नहीं है। बट एक ये है कि आप फुलफिल कर सकते हो अपने छोटे बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट जी। कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मिस शीतल इनकम टैक्स ऑफिसर, मुझे ये आइडिया मैंने अर्धे वाले क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, डोंट वरी। तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपको जो इनकम टैक्स की जॉब मिली है नेशनल टीम में सिलेक्शन के बाद ही होती जी जी है? कोई प्लेयर को स्टेट लेवल पे जो कर रहा है उस पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है? डिपेंड
डिपेंड कि स्टेट में कैसा परफॉर्मेंस है। काफी स्टेट मेडलिस्ट भी गोल्ड मेडलिस्ट जॉब ले चुके हैं रग्बी से? रग्बी से, और ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि आप इंडिया खेल रहे हो तो उनकी स्कोरिंग होती है, उस हिसाब से फिर जॉब मिलती है, ऐसे होता है। परफेक्ट। आप आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि इंडिया खेलना उनको दूर लगता है, लेकिन उनको लगता है नहीं यार गेम खेलना है, तो उनके लिए एक ही अपर एज है कि अगर वो स्टेट में भी बेहतरीन परफॉर्मर बनता है, जैसे आप कह रहे हो कि रग्बी प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो अगर वो अपने स्टेट में भी अच्छा करते हैं तो और पढ़ाई भी उन्होंने करी है ढंग से, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी उनको स्टेट के थ्रू मिल सकती है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग एथलीट्स। ये मेरा वन ऑफ द मिशन है कि लोगों को ये पता चले कि स्पोर्ट्स में बच्चा घर से सुबह किट लेके निकल रहा है या 5 बजे निकल रहा है तो सिर्फ खेलने नहीं निकल रहा है, इससे करियर बनाया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है शीतल, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। हाँ जी, और मेन बात ये था, जैसे मेरे को भी 10 साल हो गए इस गेम को, तो मैंने सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब मैं करूंगी, और ये अब आए 1-1.5 साल पहले, 2 साल ले लो, तो मोस्टली प्लेयर हमारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जो सीनियर प्लेयर रह चुके हैं उन्होंने फॉर्म भरे थे, जो काफी कंट्री मतलब स्टार्टिंग से खेल रहे हैं, तो ये ऑप्शन है कि हमें नहीं पता था फिर भी हम खेल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो जिन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम पे उनको सपोर्ट मिलेगा, तो कंटिन्यू रखना चाहिए उस गेम को। एब्सोल्युटली फाइन। एंड आई थिंक जब आप ये वाली बात कर रहे हो तो मैं एक और बात बताऊंगा। ये जो साउंड्स ऑफ स्पोर्ट्स का जो चैनल बनाने का मेरा एक मिशन है, उसके 2-3 मिशंस जो होंगे उसके बारे में कभी डिटेल में बात करूं, बट एक बात ये भी कि प्लेयर्स को ये पता चले कि इसके थ्रू भी करियर बन पाएगा जी। और ऐसे गेम्स में जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम स्ट्रगल देखते हैं जो हाई एंड गेम्स है जो बहुत ही पॉपुलर है। हम क्रिकेट देख लेते हैं, हम फुटबॉल देख लेते हैं, हम लोग आजकल एथलेटिक्स पे बहुत पॉपुलर है, एथलेटिक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट इसके अलावा भी ऐसे भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसकी तरफ हम देख नहीं पाते हैं एज अ किड। आप उन गेम्स के बारे में सोच सकते हो, जैसे अब रग्बी एक उस वाला स्पोर्ट होने वाला। आई होप जितने भी यंग बच्चे देखेंगे जिनको भी लगता है कि जो श्योर नहीं है कौन सा स्पोर्ट पकड़े और इसमें करियर बनाए, तो रग्बी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ऑप्शन, स्पेशली फॉर द फीमेल प्लेयर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एग्जांपल फॉर दोज पीपल। कभी प्रेशर फील होता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो जब मैचेस खेलते हो तो? स्टार्टिंग में होता था, जब पहली बार रिप्रेजेंट किया, तब उनकी साइज हाइट देखकर फील हुआ अरे कैसे मारेंगे ऐसे। फिर धीरे धीरे पता चला कि हम किसी से कम नहीं है, तब नहीं होता। अब उतना प्रेशर नहीं होता, बट ये होता है कि परफॉर्मेंस अच्छा देना है, मेडल तक लेकर आना है, और वो छोटा मोटा प्रेशर होता है। बाकी जो नॉर्मल एंजाइटी रहती है मैच के दौरान, मैच से पहले, वो सब खत्म हो जाता है, और जैसे ही फील्ड में घुसते एक टैकल एक पास मिला, वो छोर मनता है। वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि अभी तक आपका जो भी स्पोर्टिंग करियर रहा है उसमें आपका पर्सनल लेवल पे जो एक्सपीरियंस रहा है, कौन सी टीम आपको लगता है कि अब तक आपके लिए सबसे मुश्किल उनके साथ गेम खेलना रहा और क्यों? एशिया लेवल में चाइना और जापान, ओके, रीजन? बिकॉज वो बहुत फास्ट है, बहुत क्विक अजाइल है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी मतलब A1 है, और जिस तरीके से वो एक्सपोजर उन्हें मिलता है, टूर्नामेंट उन्हें मिलता है, और वो बहुत बड़ी बड़ी यूरोप कंट्रीज और आगे की जो कंट्रीज हैं उनके साथ compete करती हैं, ओके तो वो एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से हम उन्हें compete नहीं कर पाते। ओके। बट अब आपको लगता है कि थोड़ी सी और अवेयरनेस बढ़ेगी, थोड़ी सी और फैसिलिटीज मिलेंगी रग्बी को, तो आई मीन ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है उनको बीट करना और यू कैन कैच अप जी बिल्कुल। इंडियन टीम। हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग काफी साल से 10 मतलब 12 और 15 नंबर पे स्टैंड करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनली कि एशिया में बात? एशिया में। ठीक है। और उसके बाद जैसे अभी लास्ट टाइम जब टूर्नामेंट्स थे अभी इसी साल, तो हम 6 नंबर पे कंप्लीट किया है। तो वो डिफरेंस कितना है कि आप डायरेक्ट जंप किया है 6 नंबर पे, बहुत बढ़िया। तो अगर हम और कंटिन्यू करेंगे और मेहनत करेंगे तो 3rd प्लेस के लिए आ जाएंगे, फिर 3rd से 1st 2nd कब आएंगे पता नहीं चलेगा। वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ इट। ठीक है, अब मेरे जो क्वेश्चन था वो रग्बी प्लेयर अपने फाइनेंशियल सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो आपने वही आंसर कर दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, व्हाट विल हैपन टू यू वंस यू रिटायर फ्रॉम रग्बी? कभी सोचा इस बारे में? कमेंट्री करूंगी। वेरी गुड। हैव यू एवर ट्राइड दिस? जी, वेरी नाइस, गुड। अभी लास्ट RPL में गया था, फिर उसके बाद नेशनल में भी गया है। क्या बात है, जी यू एंजॉय दैट? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है, आप क्योंकि तुम 2-3 गेम्स के बारे में पहली बात कर चुके हो, फिर भी मैं उसी से फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर बाय चांस शीतल रग्बी नहीं खेल रही होती
तो कौन से स्पोर्ट में लगता है उसको कभी डोमिनेट कर रही होती? अब इसमें भी डोमिनेट कर रहे हो, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम माय आईज यू आर डोमिनेटिंग योर रग्बी स्पोर्ट। फुटबॉल में। फुटबॉल में? जी। वेरी गुड, परफेक्ट यार, गुड, नाइस, गुड टू नो दैट। ठीक है, अब कुछ सवाल मेरे थोड़े पर्सनल लेवल पे जा सकते हैं, बट आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर इट, आई कैन इजीली सी दैट। ठीक है, मुझे बताओ कि लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स कुछ छूट गया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स ही मेरी पहचान है, तो मैंने खुद चीज़ें छोड़ी हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो जैसे मेरी खुद की पसंद के कपड़े मैंने छोड़े हैं स्पोर्ट्स के लिए, मेरी खुद की जगह का फंक्शन मैंने छोड़ा है स्पोर्ट्स के लिए, मैंने फैमिली टाइम स्पेंड छोड़ा है स्पोर्ट्स के लिए, मैंने रिश्ते छोड़े हैं स्पोर्ट्स के लिए, मैंने खुद को छोड़ा है स्पोर्ट्स के लिए। तो मुझे सब स्पोर्ट्स से ही मिला है, तो मैंने छोड़ा है, छूटी नहीं है। आपको नहीं लगता? वेरी नहीं। वंडरफुल। ठीक है, अब एक बात और बताओ कि क्या एक नेशनल प्लेयर जैसे आप हो, क्या एक प्लेयर का बहुत ही आइडल पर्सन होना जरूरी है पर्सनल लाइफ में, या उसमें 10 कमियां हो सकती है? इट्स फाइन। हो सकती हैं 10 कमियां, हर कोई परफेक्ट नहीं है, बट मतलब मेरे लिए ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो ऑनेस्टली होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आगे वाले की रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है। राइट। आप सेल्फिश नहीं हो सकते, आप हर तरीके से हर लोगों को लेकर चलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप हमें यही सिखाता है कि आप किस तरीके से रिस्पेक्ट। जी, तो ले रहे हो और दे रहे हो, तो चीज़ें कमी होती है, क्योंकि किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, बट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक अच्छा इंसान हमें स्पोर्ट्स ये सिखा देता है कि हर तरह के बंदे के साथ रहना पड़ता है टीम में। जो बिल्कुल जिस तरह का नेचर आपको बिल्कुल पसंद नहीं, उस तरह के नेचर का प्लेयर आपका मतलब को प्लेयर हो सकता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। बट ठीक है, गुड। लाइफ में किसी चीज को लेकर आर यू स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग इन लाइफ? नहीं। किसी चीज से डर नहीं लगता? क्या बात है, वंडरफुल। ठीक है, शीतल, तो थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू। और मुझे लगता है कि अभी तक का मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आई वुड से फन लविंग इंटरव्यू रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द वे यू आर। और बिफोर वी क्लोज आई हैव टू प्ले अ रैपिड फायर राउंड विद यू एंड विल एंजॉय इट बोथ टुगेदर। ठीक है, तो आपको जितना हो सके कम शब्दों में इसका आंसर देना है। आप लंबे शब्द उसमें भी दे सकते हैं, बट विल ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, रग्बी को एक वर्ड में एक्सप्लेन करो, व्हाट इट मीन्स टू यू। जिंदगी। वेरी गुड। ठीक है, टैकलिंग और स्कोरिंग ट्राइज, व्हाट गिव्स यू मोर एड्रेनलिन? टैकलिंग। ओके, 7 और 15 which is together and why, which is tougher and why? सेवेंस। 7 is tougher? Okay, उसमें काफी स्पीड यूज होती है, और मतलब शॉर्ट टाइम पे ज्यादा काम। ज्यादा काम होता है। ठीक है, फिटनेस और स्किल, what matters more for a rugby player? बोथ। Both. ठीक है, अब एक important question, if a girl starts rugby at 15, is it too late for her now? नहीं। Anyone can start even at the age of 15, 16, 14, इवन अंडर 14 टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, अंडर 30, अंडर 12 टूर्नामेंट so होते they can start? हैं। यस। Very good. That's for the girls, right? ठीक है, वन टीममेट, एक ऐसा टीममेट जिसका आपको पता है कि अगर बाहर लड़ाई हुई तो ये मेरे साथ आएगा। शिखा संध्या। ठीक है, ग्राउंड और जिम और रग्बी ग्राउंड, which is your secretly hate, what do you hate secretly? कुछ भी नहीं। Wonderful. ठीक है, मोस्ट पेनफुल इंजरी टिल डेट? एसीएल इंजरी, दोनों घुटनों की। वेरी गुड। ओके, वन थिंग पीपल assume about female rugby player that's wrong? कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। वेरी गुड। ठीक है, मैसेज टू द पेरेंट्स हु हेजिटेट टू सेंड देयर डॉटर्स टू द रग्बी? मेरा बहुत बड़ा मैसेज नहीं है, छोटा मैसेज है कि आप एटलीस्ट उन्हें मौका दो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं मौका देते बिकॉज ऑफ इंजरीज, कि शरीर खराब हो जाएगा, फेस खराब हो जाएगा, फ्यूचर देखने के चक्कर में आप उनका प्रेजेंट खराब कर रहे हो। राइट, तो एटलीस्ट एक मौका दो। जी। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वो टाइम दो और वो एक मौका, बस इतना कहना चाहूंगा। वंडरफुल। ठीक है, वुड यू रादर टैकल समवन ट्वाइस योर साइज और स्प्रिंट नॉन स्टॉप फॉर 10 minutes? ट्वाइस साइज, ये मुझसे बड़े वाले को। वेरी गुड, आई न्यू दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, बिगेस्ट मिथ अबाउट रग्बी प्लेयर, रग्बी इज टू डेंजरस और रग्बी गर्ल्स आर अग्रेसिव? रग्बी इज टू डेंजरस। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच शीतल, this was one of the best time I have ever had during my interviews, and thank you so much for being the way you are, and India
प्लेयर होने के लिए थैंक यू, इंडिया के कैप्टन रहने के लिए थैंक यू, और इस स्पोर्ट्स के लिए इतने स्पोर्टिंग नेचर के होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी तरफ से ये प्रॉमिस करता हूँ, साउंड्स ऑफ स्पोर्ट्स पे मैं जितना हो सकेगा मैं रग्बी के बारे में आगे भी बात करूंगा, और मैं ज़रूर आपका मैच देखने आऊँगा। अगर आप मुझे अगर आप बस मुझे अवेयर भी कर दोगे ना कि आपका मैच हो रहा है, तो मैं अपने चैनल पे भी लोगों को बताऊंगा दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन द रग्बी, प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड मैं तो पक्का आने वाला हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे and taking out time for this podcast. It was an absolute pleasure to talking to you. Thank you so much. God bless. Thank you. And I'll see you again. Thank you so much. Good to see you. Thank you.